हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली बिहार करंट अफेयर्स के वीडियो डेली देखते हैं मेरे चैनल पर। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी हम लोग सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। लगभग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो सेशन आपके लिए रहता है, जिससे आपको डेली का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। अगर जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहता है, आपको बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही लाभदायक। ठीक है, तो इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में शिक्षकों की बहाली का जिम्मा किस आयोग को दिया गया है? देखिए दोस्तों, अभी तक बिहार में जो भी शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, या तो वो नगर नियोजन या तो पंचायत स्तर पर की जाती थी। सरकार ने दोस्तों क्या किया है कि अब अगर आप बीएड अपनी किया है, चाहे डीएलएड किया है, तो स्टेट की या सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद आपको बीपीएससी आयोग द्वारा जो है एक और परीक्षा ली जाएगी। उसको पास करने के बाद ही आप टीचर बनेंगे। पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी नहीं माना जाता था, लेकिन दोस्तों अब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी माना जाएगा। ठीक है, उनका वेतन, भुगतान, पेंशन, सारी चीज की सुविधाएं उनको दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार में शिक्षकों की बहाली का जिम्मा जो है बिहार लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब शिक्षक राज्य कर्मी होंगे। शिक्षक नियमावली 2023 स्वीकृत होने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज्य संस्था और नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। गौरतलब है कि बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की जरूरत है। माना जा रहा है कि शिक्षक बहाली नियमावली 2023 पास होने के बाद नियोजित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकेगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों को एक खुशखबरी भी दी है। वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों को 1 जनवरी 2023 से 38% की जगह 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से स्वीकृति दी है। इसके अलावा बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य 350 करोड़ को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति भी दी गई है। आयोग की परीक्षा के लिए बहुत सारी पात्रताएं आप जान लीजिए। कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में सीटीट और टीईटी उत्तीर्ण ही बैठ सकेंगे। सीटेट स्टेट के अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी, यानी डीएलएड, बीएड, एमएड भी जरूरी है। ठीक है, 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा। ठीक है, पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों की बात करें तो सरकार ने इनको लेकर भी अपनी नीति स्पष्ट की है कि वर्ष 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था और नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षक भी राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और इसके बाद वो सरकारी कर्मी बन जाएंगे। ठीक है, नियोजित शिक्षकों के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में आयु में 10 वर्ष की छूट भी मिलेगी। हालांकि परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उन पर पुरानी नियमावली ही लागू होगी। नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली में स्थानांतरण की सुविधा दी गई है। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण ऐच्छिक प्रशासनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से होगा। शिक्षकों का जिला संवर्ग बनाया जाएगा। शिक्षक नियोजन के 7वें चरण में खास बात यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होगी उन्हें सीधा जिला संवर्ग आवंटित होगा। प्रदेश के राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीय कृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक में विषयवार अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। अब शिक्षकों का हो सकेगा अंतर जिला तबादला। ठीक है, शिक्षकों का तबादला पूरे जिले में होगा और विशेष परिस्थितियों में अंतर जिला तबादले का भी प्रावधान है। ठीक है, जिला शिक्षक नियुक्ति प्राधिकार होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी इसे लीड करेंगे। बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष अतुल प्रसाद हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में कराए गए मॉक ड्रिल में कौन सा कॉलेज प्रथम स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, मॉक ड्रिल का मतलब हुआ
कि नकली वैसा परिस्थितियां पैदा करना, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोरोना में एकाएक बहुत सारे मरीज बढ़ जाते हैं, तो उस परिस्थितियों में हमारे अस्पताल के कर्मी तैयार हैं कि नहीं है उस परिस्थिति के लिए, उसके लिए मॉक ड्रिल कराया जाता है, नकली उस समय की परिस्थितियों को तैयार किया जाता है। तो आईजीएमएस मॉक ड्रिल में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के लगभग अस्पतालों की स्थिति ठीक है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो है तेजस्वी यादव हैं। बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तर्ज पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की है। नीरा उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो देखिए दोस्तों, गया जो जिला है वो 2022 में भी 11 लाख लीटर नीरा उत्पादन करके पहले स्थान पर था। वर्ष 2023 में 9 अप्रैल तक 19,558 लीटर नीरा उत्पादन करके गया पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर नालंदा है, तीसरे स्थान पर पटना है, चौथे स्थान पर मुजफ्फरपुर है नीरा उत्पादन में। मगध प्रमंडल, गया मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं: गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, गया। क्षेत्रफल गया का 4,976 वर्ग किलोमीटर है। गठन इसका 3 अक्टूबर 1865 को हुआ था। नदी फल्गु है। यह नदी गया के यहाँ पर फल्गु नदी बहती है। नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मुहाना नदी के संगम से आरंभ होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था इस बार। इसकी धारा अंत में पुनपुन नदी में विलय हो जाती है। फल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर इसके किनारे खड़ा है। यह निरंजना नदी के नाम से भी बिहार में प्रसिद्ध है। बिहार में फल्गु नदी की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। 22 सितंबर 2020 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रबर डैम का शिलान्यास किया है। इसकी पूर्ण तिथि अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि इसे सितंबर 2022 तक पूरा कर लिया गया। इंजीनियरों ने इसे साकार करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। इसे गया जी बांध के नाम से जाना जाता है। गया का लिंग अनुपात 960 है। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्ति किया था। जहां तक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहाँ है। यह एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य विहार के पीछे स्थित है। बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष वह उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। उत्तर गुप्त शासक शशांक ने महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। बाघों की रखरखाव की रैंकिंग में बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेरी गुड की रैंकिंग से पिछलकर गुड की श्रेणी में आ गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? देखिए दोस्तों, बाघों की अभी रखरखाव की रैंकिंग में बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसकी रैंकिंग थोड़ी घटी है। वेरी गुड से वो गुड की श्रेणी में आ गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 40 से 45 होने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि पूरे भारत में बाघों की संख्या 3168 हो गई है। 67। पश्चिमी चंपारण के उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में गोपालगंज जिला स्थित है। इसके पूर्व में पूर्वी चंपारण है, जबकि पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के पडरौना तथा देवरिया जिले से लगती है। जिला का क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। बिहार के कुल वन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के एकमात्र बाघ अभयारण्य 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कोरोना काल में वापस लौटे श्रमिकों की मदद से एक स्टार्टअप जोन बनाया है जिसे चनपटिया मॉडल के नाम से जाना जा रहा है। चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुरी भाषी जिला है। हिमालय के तराई प्रदेश में बसा यह ऐतिहासिक जिला जल एवं वन संपदा से पूर्ण है। चंपारण का नाम चंपा प्लस अरण्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों से आच्छादित जंगल। बेतिया जिले का मुख्यालय शहर है। बिहार का यह जिला अपनी भौगोलिक विशेषता और इतिहास के विशिष्ट स्थान रखता है। महात्मा गांधी ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ नील आंदोलन 1917 में सत्याग्रह की मशाल जलाई थी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार में कहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो वैशाली के हाजीपुर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने वैशाली के हाजीपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। वैशाली तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तिरहुत प्रमंडल मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और वैशाली। ठीक है। वैशाली जिले की स्थापना 12 अक्टूबर 1972 को हुई थी। क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर गंगा, गंडक और गंडक नदियां बहती है। वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है। लिंगानुपात यहाँ का 895 है। वैशाली के कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। हाजीपुर केला की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है। वैशाली में ही पूरे विश्व का प्रथम गणराज्य वज्जी था। 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बिहार के किस जिले में आयोजित होगा? तो दोस्तों मधेपुरा में आयोजित किया जा रहा है 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस। शिक्षा विभाग SCRT विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मधेपुरा में किया जाएगा। कार्यक्रम में 38 जिले के 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक और विज्ञान शिक्षक शामिल होंगे। मधेपुरा कोसी प्रमंडल में स्थित एक जिला है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। कोसी प्रमंडल में 3 जिले सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा है। मधेपुरा की स्थापना 9 मई 1981 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका 1788 वर्ग किलोमीटर है। नदी कोसी है। लिंगानुपात यहाँ का 911 है। उद्योग यहाँ पे जूट चावल यहाँ का उद्योग है। बिहार सरकार ने आकस्मिकता निधि कोष को बढ़ाकर कितना करोड़ रुपए कर दिया है? बिहार सरकार ने दोस्तों आकस्मिकता निधि कोष को बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया है। आपदाओं से लड़ने के लिए प्रदेश में लगातार बढ़ाई जा रही आकस्मिकता निधि बिहार ने इस कोष को बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया है। निधि बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिससे राज्य को तकरीबन प्रत्येक साल लड़ना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के राज्यांश राशि जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, उसे पूरा करने और आने वाले किसी संकट की आशंका को देखते हुए राशि बढ़ाई गई है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के 8,000 निबंधित कल कारखानों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक मजदूरों के लिए मई तक विशेष समिति बनाने का ऐलान किया है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री अभी कौन है? तो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जो है सुरेंद्र राम है। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के 8,000 निबंधित कल कारखानों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक मजदूरों के लिए एक विशेष समिति बनाने का ऐलान किया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष पूर्व DGP KS द्विवेदी बनाए गए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 2018-20 में घटकर कितनी हो गई है? तो बिहार में 2018-20 में मातृ मृत्यु दर घटकर 118 हो गई है। राष्ट्रीय जनरल के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 2017-19 के दौरान 130 थी, जो 2018-20 में घटकर 118 हो गई है। मातृ मृत्यु दर में बिहार पूरे भारत भर में 15वें स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु दर 97 है। 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जा रहा है। थीम 2023 है जो कोरोना वायरस के बीच घर पर रहे मां और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखे। हाल ही में पटना नगर निगम की किस ब्रांड एम्बेसडर ने टैक्स भरने के लिए प्रेरित करने के लिए भरो टैक्स रहो रिलैक्स जिंगल गीत लॉन्च किया है? तो ये नीतू कुमारी नवगीत है। पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर है। ये लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रेरित कर रही हैं। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। पटना की मेयर गीता साहू हैं। पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। सीमावर्ती जिले 8 हैं: सारण, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा, अरवल, भोजपुर, लखीसराय और समस्तीपुर। यहाँ पर नदी जो है गंगा और पुनपुन 3 नदियां बहती हैं। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना है। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं: पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, नालंदा। यहाँ पटना की जनसंख्या 58,38,465 है। लिंगानुपात 897, साक्षरता दर 70,70.68 है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट छूटा हुआ है। पर्यटन स्थल कुमरार, बुद्धा स्मृति पार्क, गांधी मैदान, गोलघर, तारामंडल, इको पार्क, बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय और शहीद स्मारक यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। बिहार के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 4% की बढ़ोतरी की है। बिहार के 150 प्रखंडों में सुधा दूध के नए बूथ खोले जाएंगे। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में कॉम्फेड की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड सहकारी मंत्रालय बिहार सरकार के स्वामित्व में एक राज्य सरकार की सहकारी संस्था है। यह 1983 में बिहार सरकार भारत सरकार की एक राज्य सरकार सहकारी के रूप में स्थापित किया गया था। यह सुधा डेयरी लेवल के तहत अपने उत्पादों का विपणन करता है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं। किस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 75 करोड़ जुटाए हैं? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन कंपनी जो ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है। इसका काम है ऊर्जा क्षेत्र को वित्त मुहैया कराने वाली REC लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि उसने हरित बांड जारी करके 75 करोड़ डॉलर लगभग 6,138 करोड़ जुटाए हैं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का एक नवरत्न उद्यम है। इसके कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 को निगमित किया गया था। REC के MD तथा CEO विवेक कुमार देवांगन हैं। हॉकी इंडिया लीग का आयोजन फिर से किस वर्ष से शुरू किया जाएगा? देखिए दोस्तों, हॉकी लीग इंडिया का आयोजन 2017 के बाद नहीं हुआ है। आर्थिक कारणों से इसकी आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन 2024 के मार्च से इसको फिर से शुरू करने की योजना है।
पीएम मोदी किस केंद्र शासित प्रदेश में 17 अप्रैल 2023 को नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे? देखिए दोस्तों, दादर एंड नागर हवेली, जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है, अब आदिवासियों के बच्चे भी, दोस्तों आदिवासी लोगों के बच्चे भी जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे। तो ये दादर नागर हवेली सिलवासा जो उसकी राजधानी है, वहां पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन पीएम मोदी 17 अप्रैल को करेंगे। नमो चिकित्सा शिक्षा और शोध संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। यह संस्थान केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है। यह संस्थान अभी तक पट्टे पर ली गई इमारत पर काम कर रहा था, अब वो सिलवासा में 35 एकड़ में फैले अपने परिसर में स्थानांतरित होने जा रहा है। दादर नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता, दोस्तों इसमें छोटा हुआ है, दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता जिसका नाम पर्ल है, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में से शामिल किया गया। यह किस देश का है? तो ये दोस्तों अमेरिका का है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है। साथ साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। टाइम आउट द्वारा जारी बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 के 50 शहरों की सूची में एकमात्र भारतीय शहर कौन है? तो वो दोस्तों महाराष्ट्र का मुंबई शहर है। टाइम आउट द्वारा जारी बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 के 50 शहरों में एकमात्र शहर मुंबई को 19वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान जर्मनी को मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव हाल ही में लॉन्च की गई है? तो केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन एटमा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंशुमान सिंघानिया बने हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों रत्नाकर पटनायक जो है एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और पीसी पैकरे को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। रत्नाकर पीआर मिश्रा की जगह लेंगे। इसके अतिरिक्त पीसी पैकरे ने 10 अप्रैल को तबलेश पांडे का स्थान लिया है। पटनायक के पास 32 साल का अनुभव है। पटनायक सितंबर 1990 में एलआईसी में शामिल हुए थे। भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया? तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। डोगरी जो है दोस्तों 2003 में इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 22 भाषाओं में। ठीक है, भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का विमोचन केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। इसे जम्मू विश्वविद्यालय में जारी किया गया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। भारत का संविधान दुनिया के सबसे लिखित संविधानों में से एक है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के संविधान के 7 दिवस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल बन गए हैं। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। हर्षल ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मार्क वुड का विकेट लेते ही यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम था। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली और पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन के बाद इस एलिट क्लब में शामिल होने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज हैं। डेविड वार्नर ने उपलब्धि 165 पारियों में हासिल की है। आईपीएल में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अमृत मिश्रा बने हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल का लॉन्च जो है राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने किया है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल का लॉन्च। 2 दिवसीय फूड कॉन्क्लेव 2023 के आयोजन 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना में कहाँ किया जाएगा? तो तेलंगाना के हैदराबाद में 2 दिवसीय फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। फूड कॉन्क्लेव 2023 का उद्देश्य वर्तमान दशक में भारतीय कृषि खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनौती और अवसरों की पहचान करना है। ठीक है दोस्तों, तो फूड कॉन्क्लेव कहाँ? तेलंगाना हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक सेकेंड रुक जाइए, हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो वारंगल में होगा। ठीक है,
तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसई सुंदरराजन हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 10 अप्रैल को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की। सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए दोस्तों, दक्षिण राज्यों के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान जो है ये तेलंगाना, ये सभी शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक ए से सी में शीर्ष स्थान पाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। एक बार 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहां पर 35वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में 35वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आयोजन 10 से 14 अप्रैल 2023 तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के 35वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी सरकारी विभागों में CISO और अग्रिम पंक्ति के IT अधिकारियों की क्षमता बनाने के मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक पहल साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। भारत के IT मंत्रालय के मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया? तो नीलस सांबरे को मराठा राज्य द्वारा मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश भगवान सांबरे को हाल ही में मराठा उद्यमी विकास और मार्गदर्शन संस्थान महाराष्ट्र राज्य द्वारा आयोजित मराठा उद्यमी सम्मेलन में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। आधिकारिक पशु भारतीय विशाल गिलहरी और आधिकारिक पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर है। आधिकारिक नृत्य लावणी है। 18 अप्रैल से इनियोचोस 2023 नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास कहाँ होने जा रहा है? तो ग्रीस में होगा दोस्तों। ग्रीस में 18 अप्रैल से इनियोचोस 2023 का एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसमें विश्व के सर्वाधिक घातक लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा। इसमें भारत और ग्रीस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब, स्लोवेनिया, साइप्रस, स्पेन जैसे कई देशों के लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। इस अभ्यास में भारत के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान के अलावा ग्रीस के F-16 लड़ाकू राफेल लड़ाकू विमान, साइप्रस के A139 हेलीकॉप्टर, फ्रांस के राफेल, इटली का टारन का F-16, सऊदी अरब का AU-15, स्लोवेनिया का PC-9 और स्पेन का AF-18 और अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन हिस्सा लेगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अधिकारी पूरे युद्धाभ्यास का गवाह बनेंगे। कौशल भारत मिशन के तहत सरकार ने कहां पर राष्ट्रीय शिक्षुता मेलों का आयोजन किया है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इसका आयोजन किया है राष्ट्रीय भिक्षुता मेले का। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 11 अप्रैल 2023 का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।